स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज अर्चना स्टडी। आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 3, मानव परिसंचरण तंत्र। सर विलियम हार्वे मार्सोली मैलपीजी ने सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण के बारे में बताए थे। मनुष्य में बंद परिसंचरण, कीटों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव रुधिर का पीएच 7.3 से 7.4 होता है। यह हल्का क्षारीय होता है। रुधिर वाहिनियाँ धमनियाँ यह रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इनमें शुद्ध रक्त का संचरण करती है। शिरा ये अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक लाने का कार्य करती है। ये आता है, इम्पोर्टेंट है, धमनियाँ और शिरा। केशिका ये अति सूक्ष्म पतली भित्ति वाली नलिकाएं होती है। इनके और कोशिकाओं के मध्य रुधिर द्वारा पदार्थों का विनिमय होता है। हृदय मानव हृदय पेशी ऊतकों का बना होता है। यहाँ हम हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है। इसके 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, दाया आलिन, बाया आलिन, दाया निलय, बाया निलय। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है और नवजात शिशु में धड़कन दर 130 प्रति मिनट होती है। ये आपकी हृदय की संरचना है। देखिए आपका हृदय कैसा होता है। ये वाला जो है ये महाधमनी कहलाता है। ये आपका दाया आलिन कहलाता है। ये आपका त्रिवलनी कपाट कहलाता है। और ये आपका ये दाया निलय कहलाता है। और ये आपका ये बाया निलय कहलाता है। ये फुफ्फुसी धमनी होती है। ये बाया आलिन होता है। ये द्विवलनी कपाट होता है। ये आपकी हृदय की सी संरचना। हृदय में रक्त का प्रवाह कैसे होता है। शुद्ध रक्त फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुस शिरा से बाय आलिन में आता है। बाय आलिन में आता है, वहाँ से बाय यहाँ से होता हुआ फिर बाय निलय से होता हुआ महाधमनी द्वारा शरीर में प्रवाहित करता है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी। अशुद्ध रक्त महाशिरा शरीर की सबसे बड़ी शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त दाय आलिन में आता है। फिर बाय निलय में होता हुआ फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीकृत होने जाता है। तत्पश्चात फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त हृदय में आता है। रक्तदाब मापने का यंत्र क्या होता है। स्फिग्नोमीटर। रक्तदाब किससे मापते हैं अपन। स्फिग्नोमीटर से। हृदय का संकुचन के समय उत्पन्न होने वाली विभव को मापने वाले यंत्र क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये हृदय संकुचन में विभव को मापने वाला। हृदय रोगों की सबसे सर्वप्रथम ईसीजी की जाती है, जिससे हृदय के जिस भाग में खराबी है उसका पता चलता है ईसीजी से। लसिका तंत्र। लसिका वाहिनियों में लसिका बहती है, जिसका कार्य कोशिका एवं रुधिर के मध्य पदार्थों के विसरण में सहायता पहुंचाना एवं रुधिर के मध्य पदार्थों के सहायता पहुंचाना। रुधिर से विसर्जित प्रोटीन एवं शोध कणिकाओं को वापस रुधिर तक ले जाना। इसका संचरण हमेशा ऊतकों से हृदय की ओर ही होता है। इसका संचरण के साथ लसिका का हमेशा ऊतकों से हृदय की ओर ही होता है। लसिका वाहिनी शिराओं में जाकर खुलती है। लसिका वाहिनियाँ शिराओं में जाकर खुलती वाहिनियों के मारे मुख्यतः गले, बगल, जांघ, पेट आदि में लसिका ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों में लिम्फोसाइट एकत्रित रहता है और लसिका ग्रंथ हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधकता में प्रमुख भूमिका निभाती है। लसिका का कार्य क्या है। रोग प्रतिरोधकता की प्रमुख भूमिका होती है। हृदय की धड़कन को किससे नापते हैं। पेसमेकर नियंत्रित करता है हृदय की धड़कन। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। 120 से 90।
120/90 होता है हृदय का दाब। हृदय के प्रकुंचन के समय दाब अधिकतम होता है और शिथिलता के समय निम्नतम होता है। प्रकुंचन के समय दाब अधिकतम होता है, शिथिलन के समय निम्नतम होता है। हृदय एवं धमनी संबंधी रोग, देखिए आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बीमारी होती है तो धमनी की शिराओं का अपेक्षाकृत कठोर हो जाना। उच्च रुधिर दाब, जब आपको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है। थ्रोम्बोसिस होता है, इसमें थ्रोम्बोसिस में रुधिर वाहिका के भीतर रुधिर का थक्का जम जाता है थ्रोम्बोसिस में। और हृदय मर्मक, कई बच्चों में हृदय सामान्य परिवर्धित नहीं होता है और शुद्ध व अशुद्ध रुधिर मिल जाता है या निलय से आलिन में रुधिर पुनः टपकने लगता है, जिसे हृदय मर्मर करते। हृदयघात, रुधिर वाहिका या धमनियों में कोलेस्टेरॉल जम जाने से वे रक्त के प्रवाह में रुकावट आ जाती है और हृदय के कार्य करने में रुकावट हो जाती, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हृदय धमनी से संबंधित 5 रोग हैं। ठीक, आपके रुधिर एक योजी उत्तक है। मानव शरीर के कुल भाग का 1/12 भाग मतलब 4 से 5 लीटर रुधिर का होता है। शरीर में आपके कितना रुधिर होता है? 4 से 5 लीटर। और कितना भाग? 1 से 12 भाग होता है। रुधिर की संरचना, रुधिर प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा आपका 55%। यह हल्के नीले रंग का होता है तथा इसका 92% भाग जल होता है। इसमें रुधिर कोशिकाएं 45%। लाल रक्त कोशिका या इरिथ्रोसाइट, ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं जो वृत्ताकार या तस्तरीकार के आकार की होती है। इसमें लौह युक्त प्रोटीन का यौगिक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रुधिर का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लौह युक्त प्रोटीन का यौगिक हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक, कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़े तक ले जाती है। और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त विहीनता या एनीमिया रोग। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। दूसरा आपके पास में कौन सी रक्त कोशिका है? श्वेत रक्त कोशिका, या हम इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ये कोशिकाएं केंद्रक युक्त या आकार में लाल रक्त कोशिकाओं से बड़ी होती है। इनका कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करना है। इसे रक्त तंत्र का अभिभाव, इन्हें क्या बोलेंगे हम? श्वेत रक्त कोशिकाओं को रक्त तंत्र का अभिभावक भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति भी अस्थि मज्जा या लसिका कोशिका में होती है। ठीक है, और कुछ श्वेत कणिकाएं तितली में भी बनती। इनका जीवन काल सामान्यतः 7 दिन का होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट यह सबसे बड़ी रक्त कणिका है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ये केंद्रक विहीन कोशिका है जो रुधिर का थक्का बनने में मदद करती है। रुधिर फाइब्रिन की मदद से जमता है। इनका जीवन 2 से 3 दिन होता है। हीवेरिन रुधिर का नलिकाओं में जमने नहीं देता। हीवेरिन रुधिर को नलिकाओं में जमने नहीं देता है। रुधिर वर्ग का वर्गीकरण किसने किया? जर्मन वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने। कितने? पहला वर्ग आप यदि ए हो तो आपका एंटीजन क्या बनेगा? ए बनेगा। और एंटीबॉडी में क्या बनेगा? बी बनेगा। रोगी को दिया जाने वाला ए किस किस को दिया जाता है?
ए ग्रुप वाले, एक वर्ग वाले को, ओ वर्ग वाले, और किसको दे सकते हैं, ए व ए बी को। बी इसका एंटीजन होगा बी और इसका एंटीबॉडी बनेगा ए। रोगी को दिए जाने वालों बी और ए, किसको दे सकते हैं, बी व ए बी को। अब वर्ग ए बी, एंटीजन ए बी, एंटीबॉडी ए बी का कोई नहीं, कि रोगी को दिया जाने वाला है ये ए बी ओ, ठीक है। किसको दे सकते हैं, ए बी को। वर्ग ओ, एंटीजन कोई नहीं, एंटीबॉडी ए बी, रोगी को दिया जाना वर्ग ओ, किसको दे सकते हैं, सभी को, सार्वत्रिक दाता को, ठीक है। अभी आपका होगा रुधिर के एंटीजन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर तथा एंटीबॉडी सीरम या प्लाज्मा में पाई जाते हैं, ओके। अब जैसे आपके RH का फैक्ट कारक बताया कि रुधिर मिलने वाला एंटीजन, एंटीजन को सर्वप्रथम शीश बंधन में खोजा गया, इसलिए इस कारक का नाम RH कारक रखा गया। जिन व्यक्तियों में यह कारक होता है उन्हें RH धनात्मक कहते हैं, जिनमें यह कारक अनुपस्थित होता है उन्हें RH ऋणात्मक कहते हैं। यदि माँ RH ऋणात्मक है, पिता RH धनात्मक हो तो बच्चे RH धनात्मक होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम RH धनात्मक बच्चा पैदा होने के बाद अन्य संतानें रुधिर अपघटन के कारण नवजात अवस्था में ही मर जाती, जिससे बचने के लिए प्रथम गर्भधारण की अवस्था में माता को एंटी-RH प्रतिरक्षी दिया जाता है। रुधिर का थक्का बनना, आपकी रुधिर का में क्या बनता है, थक्का। चोटग्रस्त होने पर कोशिकाओं से रुधिर बहने लगता है, यह रुधिर, हाँ, रुधिर का थक्का बना, चोटग्रस्त होने पर कोशिकाओं से रुधिर बहने लगता है। यह रुधिर जब रुधिर वाहिनियों से बाहर आता है तो उसमें उपस्थित घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन से क्रिया कर अघुलनशील फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन घाव के ऊपर एक जाल सा बना देता है, फाइब्रिन घाव के ऊपर एक जाल सा बना देता है, जिससे रुधिर की कणिकाएं फंस जाती है और इस प्रकार घाव के मुंह पर जेली समा रखता थक्का बना, जो कि और अधिक रुधिर को बहने से रोकता है। पलिया को रुधिर बैंक या RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं, पलिया को RBC का कब्रिस्तान या रुधिर बैंक। और लाल अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। भ्रूणीय अवस्था में यह यकृत पलिया में होता है। कहाँ पर होता है, ये यकृत व पलिया में होता है। रुधिर दाब, हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन अनुशीतलन दाब 120 से 80 होता है। रुधिर दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमीटर कहलाता है। अब आपका होगा तंत्रिका तंत्र। सजीवों में सभी अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एवं नियंत्रण का कार्य तंत्रिका द्वारा किया जाता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र बाह्यचरण नामक भ्रूणी जनन स्तर को विकसित होता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। पहला तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका में कपाल तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिका होती है। और स्वायत्त तंत्रिका में अनुकंपी तंत्रिकाएं, परानुकंपी तंत्रिकाएं, ठीक है। अब आपके पास में तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कौन सी, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका, सभी तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। इनको तंत्रिका ऊतक की कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इन कोशिका निर्माण केवल एक बार होता है, अर्थात इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र 3 प्रमुख भाग है, साइटन, डेंड्रॉन, टैक्सॉन होते हैं, ठीक है। अब आपके पास में
हाँ, सिनेप्सिन ये हो गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा होता है। इन अंगों में तंत्रिका से प्राप्त संवेदनाओं का विश्लेषण होता है। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क आपकी केंद्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पूरे शरीर तथा स्वयं तंत्रिका का नियंत्रण कक्ष है। हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम का होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम का होता है। मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेमियम में बंद रहता है। क्रेमियम मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। मस्तिष्क आवरण की बाहरी आघातों से रक्षा तथा पोषण भी प्रदान करता है। यह आवरण 3 स्तरों का बना होता है: दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। दृढ़ तानिका यह दृढ़ आवरण होता है जो क्रेनियम से चिपका हुआ होता है। इसमें कोलेजन तंतु होते। जाल तनिका यह दृढ़ तानिका एवं मृदु तानिका के बीच की परत है। इस स्तर में रुधिर के केशिकाओं का जाल फैला रहता है। दृढ़ तानिका तथा जाल तनिका के बीच के अवकाश को सबड्यूल अवकाश कहते हैं। इनके बीच स्थित द्रव दोनों परतों को नम व चिकना बना रखता है। मृदु तानिका यह सबसे भीतरी परत बहुत पतली तथा कोमल होती है। यह परत मस्तिष्क से चिपकी हुई पाई जाती है। इस आवरण में सबसे अधिक रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। मस्तिष्क आवरण शोध, इसमें क्या होता है? मस्तिष्क आवरण में यदि संक्रमण होता है, मस्तिष्क के इन आवरणों में यदि संक्रमण होता है तो यह रोग मेनिंजाइटिस कहलाता है। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, यह मस्तिष्क का बाह्य आघातों से रक्षा करता है तथा मस्तिष्क से पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ का आदान प्रदान करता है। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, मस्तिष्क के भाग: अग्र मस्तिष्क, दूसरा होगा आपका मध्य मस्तिष्क, तीसरा होगा पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह पूरे मस्तिष्क का 2 से 3 भाग होता है। दो भागों सेरिब्रम डायएन्सिफेलोन का बना होता है। सेरिब्रम में अनेक उभार एवं गर्त पाए जाते हैं जिसे गायरी सल्कस कहते हैं। सेरिब्रम में एक गुहा होती है जिसके बाहरी भाग को धूसर द्रव तथा भीतरी भाग को श्वेत द्रव भी कहते हैं। डायएन्सिफेलोन सेरिब्रम के पीछे स्थित होता है। यह अत्यंत संवेदी भाग है। इसका प्रमुख भाग हाइपोथैलेमस है जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती। कार्य सेरिब्रम का: सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, चिंतन, याददाश्त, संवेदनाओं का केंद्र। थैलेमस में दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने के केंद्र स्थित है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करती है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, त्याग, घृणा आदि के केंद्र होती है। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेरिब्रम का काम क्या है? बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, चिंतन, याददाश्त, संवेदनापन। और थैलेमस ये क्या करती है? दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान। हाइपोथैलेमस ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये क्या करती है? आपको भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, ये आपको हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क सेरिब्रम, पेंडकल तथा
कार्पोरा क्वाड्रिजिना 2 भागों का बना मानव मछली में 4 ऑप्टिक पिंड पाए जाते हैं। इन चारों को संयुक्त रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजिना कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, अन्य 2 पिंडों में देखने के, पीछे के 2 पिंडों में सुनने के केंद्र, इन ऑप्टिक लोब्स को आपस में जोड़ने वाली पट्टिका को क्रूरा सेरिब्राई कहते हैं। सेरिब्रम पेंडकल जंतुओं का एक बंडल होता है जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जा से जोड़ता है। और पश्चिम मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग जो सेरिबेलम तथा मेडुला ओब्लांगेटा का बना होता है। सेरिब्रम के बाद मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। इस भाग में श्वेत द्रव्य वृक्ष की शाखाओं की तरह फैला होता है जिसे जीवन वृक्ष या आर्बर वाइटा कहता है। इस भाग में विशेष प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिसे पुरकिन सेल्स कहते हैं। पुरकिन तंतु हृदय में पाते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा मस्तिष्क का अंतिम भाग है। इसका अंतिम सिरा फोरामेन मैग्नेन है, मेरुरज्जा के रूप में बाहर निकल जाता है। कार्य, सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर की ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण रखना। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा वेसोमोटर सेंटर, श्वसन केंद्र आदि पाए जाते हैं। यह उपापचय, रक्तधार, आहार नाल के क्रमाकुंचय, हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करने का कार्य मेडुला ऑब्लिगेटा। देखिए, अब एक बार वो देख लो इसको। मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग। मस्तिष्क आपके 3 भाग में आपका डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होता है आपका, सेरिब्रम होता है, डाईएन्सिफेलोन होता है। डाईएन्सिफेलोन 2 भाग में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रम पेंडकुला। और पश्चिम में आपका सेरिबेलम मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक इधर ही ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।